नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और रोजाना की तरह वक्त है वंदे भारत का। और आज वंदे भारत में जिन तमाम खबरों का हम जिक्र करेंगे उससे पहले आपको सीधा अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त जारी है प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। देश तेज विकास नहीं कर सकता है। हमने देखा है कि महिला अधिकार की बात पर या तो पहले सियासी बहाने बनाए जाते थे या ये कहा जाता था कि महिलाएं सारे काम नहीं कर सकती। हमने गुजरात से इसी सोच के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। गुजरात में हमने परिवार, समाज और स्टेट तीनों स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई सफल अभियान चलाए। परिवार में पीने के पानी जैसी बेसिक जरूरत हो, आर्थिक भागीदारी की बात हो या इलाज की चिंता हो, इनसे महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हमने एक एक करके ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई जिससे परिवार में रहने वाले हर महिला का जीवन आसान हो। सामाजिक स्तर पर बहनों बेटियों को बराबरी दिलाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हमने कन्या केळवणी अभियान गुजरात में हर जून महीने में चलाते थे। स्टेट लेवल पर राजनीति में और प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। गुजरात में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था के बारे में हम सबको पता है। आप में से ज्यादातर बहनें ये भी जानती है कि मैंने हर स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए समरस पंचायत ये प्रयोग शुरू किया था। हमने तय किया था कि जिन पंचायतों में प्रधान के लिए महिला के लिए आरक्षण होगा, अगर उस पंचायत में सभी महिलाएं जीत करके आएगी तो उस समरस गांव में हम अतिरिक्त बजट देंगे, अतिरिक्त पैसे देंगे ताकि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो। और हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे पंचायतों में सभी सदस्य महिला चुनने लग गई और महिलाओं ने विकास के इस काम को पाई का सही उपयोग करके अमल में लाया। हमने ये भी तय किया कि समरस पंचायतों में हम महिला अधिकारियों को ही नियुक्त करने का प्रयास करेंगे। माताओं, बहनों, महिलाओं की भागीदारी के लिए, उनके आरक्षण के लिए ये निर्णय केवल सरकारी नियम कानूनों तक ही सीमित रहे हो ऐसा नहीं है। बीजेपी ने एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में भी कई निर्णय लिए और नई राजनीतिक परंपराओं को शुरू किया। स्थानीय निकायों में जो 4 प्रमुख पद होते हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और दल का नेता, हमने तय किया कि इनमें से कम एक महिलाओं को लिए रिजर्व हो और वहां अगर एससी कम्युनिटी है तो एसटी कम्युनिटी है तो एसटी, उनको भी इसका एक पद दिया जाए। ये पद हमारे दलित समाज, हमारे आदिवासी समाज, उनके लिए हमने करने का प्रयास किया। गुजरात में ये जो सफल प्रयोग हमने किए, इससे हमें महिलाओं के लिए काम करने का एक अनुभव भी मिला, आत्मविश्वास भी मिला। आज देश में घर से लेकर संसद तक हर क्षेत्र में महिलाओं से जुड़े जो बड़े फैसले हो रहे हैं, उनमें गुजरात के इन अनुभवों की बड़ी भूमिका है। माताओं, बहनों, गुजरात में वर्षों पहले हमने जेंडर बजट का नया प्रयोग किया था। बहनों बेटियों के सर्वसमावेशी विकास के लिए सर्वग्राही नारी गौरव नीति बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य था। इस नीति के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर ज्यादा अवसर मिले, महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट हुआ, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े
प्रदेश की महिलाओं का उनके सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसलिए अलग से महिला बाल विकास मंत्रालय की शुरुआत की गई थी। गुजरात में पुलिस समेत सभी सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। गुजरात में पशुपालन के व्यवसाय में भी 65% से अधिक हमारी माताएं बहनें कार्यरत है। अकेले गुजरात में डेयरी क्षेत्र में 35 लाख से ज्यादा महिलाएं सक्रिय भागीदारी कर रही है। महिलाओं को पशुपालन व्यवसाय में बल मिले, इसलिए प्रदेश में महिला दूध सहकारी मंडलियों का गठन किया गया। हमने उस समय ही डेयरी के पेमेंट के लिए डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था शुरू की थी। आज इसी वजह से हर रोज करीब 30 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे महिलाओं के ही खातों में भेजा जाता है। महिलाओं के खातों में सीधे डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था का बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं बहनों को मिला है। साथियों, गुजरात की आदिवासी महिलाओं को सशक्त करने के लिए वन व्यवस्थापन मंडलियों में महिलाओं को प्रमुखता से स्थान दिया गया। आज लाखों महिलाएं वन विकास में अपना योगदान दे रही है। गुजरात में महिलाओं को स्वरोजगार में परेशानी ना आए, इसलिए महिला आर्थिक विकास निगम की शुरुआत की थी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मिशन मंगलम की शुरुआत की गई। महिलाओं के हुनर को बल मिले, इसलिए सखी मंडलों का गठन किया गया। आज गुजरात में 2.5 लाख से ज्यादा सखी मंडल कार्यरत है और उनके बनाए गए उत्पादनों की बिक्री के लिए खास मेलों का आयोजन किया जाता है। गुजरात में एक समय माता मृत्यु दर काफी ज्यादा हुआ करती थी। प्रसूता माताओं को बचाने के लिए हमने चिरंजीवी योजना शुरू की, उनके पोषण पर काम किया और आज के नतीजे हम देख रहे हैं। तो मातृभूमि और मातृशक्ति को नमन करने के लिए, वंदना करने के लिए अहमदाबाद में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन जारी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर दशकों से जो विवाद बना हुआ है, इसी बीच आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किसानों और दूसरे कई संगठनों ने मिलकर बंद का ऐलान किया, जिसका असर दिखा तो कुछ लोग सड़क पर प्रदर्शन करते भी नजर आए। ऐसे में आज आपको सबसे पहले कावेरी विवाद के बारे में कुछ डिटेल्स दे देती हूं, क्योंकि 140 साल से भी ज्यादा पुराना ये विवाद है और कर्नाटक के कोडागु से निकलती ये कावेरी नदी है। तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी तक ये नदी जाती है और 1881 में इस विवाद की शुरुआत हुई थी। मैसूर में नदी पर बांध बनाने की मांग उठी और तमिलनाडु ने इस बांध का विरोध कर दिया। फिर 1924 में ब्रिटिश ने दोनों ही राज्यों के बीच एक समझौता, एक पैक्ट करवाया और इस समझौते के तहत तमिलनाडु को 556,000 मिलियन क्यूबिक फीट दी। कर्नाटक के लिए 177,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी का यह करार होता है और उसके बाद में पुडुचेरी और केरल भी इस विवाद में पार्टीज बन गए, उसमें कूद पड़े और 1976 में एक कमेटी बनी जिसने चारों राज्यों के बीच एक अग्रीमेंट, एक समझौता करवाया। फिर 1986 में तमिलनाडु ने जल ट्रिब्यूनल की मांग कर दी। 1990 में गठित ट्रिब्यूनल ने ब्रिटिश समझौते के फैसले को माना और कर्नाटक ने ब्रिटिश समझौते के फैसले को सही नहीं बताया। इसके बाद कावेरी जल विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु के पानी बंटवारे पर फैसला दिया और उसके बाद अब एक रिपोर्ट आपको इसकी डिटेल दिखाते हैं। ये तो इसका बैकग्राउंडर रहा, लेकिन आज इसमें क्या हुआ वो रिपोर्ट आप कावेरी विवाद, पानी पर तमिलनाडु कर्नाटक में रार। पानी का मुद्दा, किसानों का आंदोलन। जल पर कर्नाटक बंद, धारा 144 लागू।
कावेरी जल विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। एक बार फिर से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बवाल बढ़ने लगा है। कावेरी जल मुद्दे को लेकर कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बेंगलुरु की सड़क पर लोग उतर गए हैं। प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया है। कर्नाटक के किसानों ने बेंगलुरु में बंद का आह्वान किया, जिसका असर देखने को मिला। स्कूल कॉलेज नहीं खुले, होटल और रेस्तरां भी बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु से आने वाली बसों को भी रोक दिया। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को पानी नहीं देने के लिए एक तरफ जहां बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के तंजावुर के पानी को लेकर लोगों ने रेल रोको अभियान चलाया। कर्नाटक में बंद का राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर ने भी समर्थन किया है। 29 सितंबर के लिए फिर से बंद का ऐलान किया गया है। विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि मानसून खत्म होने को है और खेती के लिए पानी की जरूरत है। ऐसे में तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का फैसला क्यों लिया गया? अब सवाल उठता है कि आखिर कावेरी विवाद को लेकर हंगामा क्यों मचा है, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु ने कर्नाटक से 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की थी। कावेरी के पानी पर कर्नाटक ने कहा कि पीने के पानी और सिंचाई की अपनी जरूरतों को ध्यान में रखने के बाद तमिलनाडु में नदी का पानी छोड़ सकेगा। इस बात को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनातनी है। कावेरी जल विवाद आज का नहीं है, बल्कि सैकड़ों साल पुराना है। कावेरी जल विवाद को लेकर 1991, 2002, 2012 और 2016 में भी बवाल हुआ था। लेकिन इस बार फर्क यह है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद विवाद फिर से तूल पकड़ रहा है। 1991 और 2016 में इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था और राज्य में हिंसात्मक घटनाएं भी देखने को मिली थी। दोनों ही समय पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और अब जब एक बार फिर से दोनों राज्यों के बीच रार शुरू हो गई है, तो कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।